आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कई कक्षाओं से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एडम स्मिथ का अध्ययन किया, फिर रिकार्डो का अध्ययन किया, फिर जे.एस. मिल का अध्ययन किया, फिर हैबलर का अध्ययन किया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के अंतर्गत हैस्चर और ओहलिन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हैस्चर और ओहलिन के इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को सामान्य संतुलन सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। ओहलिन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत रहे हैं उनकी आलोचनाएं की, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की। वर्ष 1933 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। वर्ष 1933। इस 1933 में जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया तो इसके पीछे 1919 में हैस्चर द्वारा प्रतिपादित किया गया एक विचार क्रियाशील था। हैस्चर महोदय ने यह कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा दो देशों के मध्य तो यह तभी संभव होगा जब उन दो देशों की संपन्नताओं, जिसे कि कारक निधि कहा गया, कारक निधियों यानी कि संपन्नताओं में अंतर हो। व्यापार तभी संभव होगा जब उनकी संपन्नताओं में अंतर होगा। इसी आधार पर बुनियाद में यह कथन है। इसी आधार पर ओहलिन ने कारक निधि या कारक अनुपातों का यह सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसी वजह से हैस्चर और ओहलिन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं मानी गई। इस सिद्धांत में माना गया दो देश हैं, दो वस्तुएं हैं और उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम और पूंजी। रिकार्डो और एडम स्मिथ ने सिर्फ श्रम को माना था, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने उत्पादन के दो साधनों को माना है, श्रम और पूंजी। दो देश हैं, दो वस्तुएं हैं, उत्पादन के दो साधन हैं, यानी कि 2 + 2 + 2 2 मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत इन्होंने पूरे सिद्धांत की व्याख्या की है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी माना है जो बाजार है वह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता युक्त है, कि वहां पे पूर्ण प्रतियोगिता पाई जा रही है उस बाजार में। साथ ही साथ इस उत्पादन प्रक्रिया में जो भी संसाधन हैं जिस देश के भी, वो पूर्ण रूप से संलग्न है। प्रदेशों में तीसरी मान्यता इन्होंने मानी, जो प्रदेश हैं, जो विभिन्न प्रदेश हैं की कारक संपन्नताओं, जैसे कि अभी ये बताया गया, विभिन्न कुछ कारक किसी देश में अधिक होंगे, कुछ कारक किसी देश में अधिक होंगे। ये मान लीजिए कि श्रम किसी देश में अधिक होगा, पूंजी किसी देश में अधिक होगी, तो ये क्या हुआ, कारक संपन्नता। तो कारक संपन्नताओं की दृष्टि से जो विभिन्न प्रदेश हैं उनमें मात्रात्मक अंतर है पर गुणात्मक रूप से वो समरूप हैं। और प्रत्येक प्रदेश के अंदर ये जो साधन है ये
पूर्णतः गतिशील है, परंतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह गतिहीन है और दो देशों के बीच में मुक्त व्यापार या प्रतिबंध रहित व्यापार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित दोनों वस्तुओं के उत्पादन फलनों की कारक गहनताएं भिन्न भिन्न है, अर्थात वे श्रम गहन तथा पूंजी गहन है। इस तरह से 6 मान्यताएं मानी हेस्चर और ओहलिन ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने की। हेस्चर और ओहलिन अपने सिद्धांत को 2 भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो कारक है, कारक कीमत के रूप में कारक आधिक्य और भौतिक रूप से कारक आधित्य। इस बात को इस तरीके से समझिए, अब हम पूरे सिद्धांत को सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न प्रदेश हैं या 2 देश हैं, 2 देशों की जो संपन्नताएं हैं, यानी कि जो उनके पास निधियां हैं, यानी कि जो उनके पास कारक पूर्तियां हैं या साधन पूर्तियां हैं, वो भिन्न भिन्न हैं। भाई कहीं पे जनसंख्या कम होगी, कहीं पे जनसंख्या ज्यादा होगी, कहीं पे पूंजी अधिक होगी, कहीं पे पूंजी कम होगी, है ना। तो ये जो निधियां हैं, ये जो साधन की संपन्नताएं हैं, ये जो कारक पूर्तियां हैं, ये भिन्न भिन्न होंगे। इसी आधार पर चूंकि उनके पास उपलब्ध संसाधन भिन्न भिन्न है, जैसे कि आप में से 2 बच्चे हैं, किसी की जेब में 100 रुपए होंगे, किसी की जेब में 50 रुपए होंगे, और इसके साथ साथ कोई 5 घंटे मेहनत कर सकता होगा, कोई 3 घंटे में ही थक जाता होगा। तो ये व्यक्तिगत रूप से समझा जाए तो ये व्यक्तिगत रूप से निधियों में भिन्नता है। उसी तरह एक देश होता है, एक देश के पास पूंजी और श्रम, ये जो 2 निधियां होती हैं, हर देश की इन निधियों में भिन्नता पाई जाती है मात्रात्मक रूप से। तो ये जो भिन्नता है, यही भिन्नता उत्पादन, विशिष्टीकरण और प्रदेश के व्यापारिक ढांचे का निर्धारण, पूर्तियों की सापेक्ष उपलब्धता के द्वारा करता है। यानी कि व्यापार ढांचे का निर्धारण कैसे होगा? ये जो हमारी पूर्तियों की सापेक्ष उपलब्धता होगी उसके द्वारा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ देश में पूंजी ज्यादा पाई जाएगी तो कुछ देशों में श्रम अधिक पाया जाएगा। तो यह सिद्धांत यह कहता है कि जिस देश में श्रम सुलभ होगा या श्रम अधिक होगा, वे श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, यानी कि अपना प्रोडक्शन ऐसी वस्तुओं में बढ़ाएंगे जो कि श्रम गहन होंगी, जिनमें अधिक श्रम लगता होगा। उसकी अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करने का प्रयास करेंगे अपने उपभोग स्तर से अधिक, ताकि उसका निर्यात कर सकें। तो यह सिद्धांत क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार जिन देशों में श्रम अधिक सुलभ होगा, वे श्रम गहन, लेबर इंटेंसिव वस्तुओं का निर्यात करेंगे, और जहां पूंजी अधिक उपलब्ध होगी, वे देश पूंजी गहन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। ओहलिन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल कारण सदैव यह रहता है कि कुछ वस्तुएं अन्य प्रदेशों से अधिक सस्ते दर पर खरीदी जा सकती हैं, जबकि उसी प्रदेश में उन वस्तुओं का उत्पादन ऊंची कीमतों पर ही संभव होता है। जैसे कि जो श्रम गहन वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जहां पे श्रम सस्ता है, वहां पे पूंजी गहन वस्तुओं का हम निर्माण करने लगे। ठीक है, तो वो पूंजी गहन वस्तुओं का निर्माण तो कर लेंगे, परंतु उनकी कीमत अधिक हो जाएगी वहां पे।
जबकि उन्हें सस्ते दर पे उस देश से जहां पे पूंजी गहन वस्तुएं बनती हैं से हम खरीद सकते हैं। ओहलिन ये कह रहे हैं कि कुछ वस्तुएं अन्य प्रदेशों से अधिक सस्ते दर पे खरीदी जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल कारण सदैव यह रहता है, मूल कारण जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का है वो दो देशों के बीच में वो ये है कि कुछ वस्तुएं अन्य प्रदेशों से अधिक सस्ते दर पे हम खरीद सकते हैं, जबकि उन वस्तुओं को हम अगर अपने देश में बनाएंगे तो उनको हम अपने देश में ऊंची कीमतों पे बना पाएंगे। हम ऊंची कीमतों पे बनाने के बजाय उनको दूसरे देश से सस्ता खरीद लेते हैं। तो ओहलिन ने बताया कि दो देशों के मध्य ये साधन की संपन्नताओं में अंतर होने के कारण मांग और पूर्ति में अंतर पाया जाता है। जो साधन है उन साधन की संपन्नता यानी कि कहीं पे श्रम अधिक है, कहीं पे पूंजी अधिक है। इन कारकों के परिणाम स्वरूप जो इनसे जुड़ी सापेक्ष मांग और सापेक्ष पूर्ति है उसमें अंतर पाया जाता है, जिसके द्वारा जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमतों में भी सापेक्ष अंतर आ जाता है। इसी वजह से कोई एक देश जहां पे जिस वस्तु की उसके पास में प्रचुरता होती है उसका इस्तेमाल करके वह श्रम प्रधान वस्तु को सस्ते, अगर उसके पास श्रम की उपलब्धता है तो वो श्रम को सस्ते तरीके उस वस्तु को सस्ता बना लेगा, जबकि पूंजी वाली वस्तु को जिसमें पूंजी की गहनता है उस वस्तु को वो महंगा बना पाएगा। तो इस रूप में कारक कीमतों के रूप में कारक आधिक्य और भौतिक रूप से कारक आधिक्य के अंतर्गत ये हैशर और ओहलिन महोदय ने अपने इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसकी मैंने आपको जो मूलभूत व्याख्या थी वो आपके सामने प्रस्तुत की। अब इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। इस सिद्धांत की आलोचना क्या की गई कि ओहलिन का यह जो सिद्धांत है ये अत्यंत सरल मान्यताओं पर आधारित है। सरल मान्यताएं जैसे कि दो देश हैं, दो वस्तुएं हैं, दो ही कारक हैं, जैसे श्रम और पूंजी, इनको ही शामिल किया गया है। लेकिन अगर हम वास्तविक जगत में देखें तो वास्तविक जगत का जो अर्थतंत्र है वो अत्यंत जटिल है। उसे हम इतनी सरलीकृत मान्यताओं यानी कि दो देश, दो वस्तुएं, दो कारक, दो से अधिक देश भी होते हैं, दो से अधिक वस्तुएं भी होती हैं, दो से अधिक कारक भी होते हैं, तो वर्तमान जटिल अर्थतंत्र की व्याख्या के लिए इसको अपर्याप्त बताया गया। उसके बाद यह बताया गया कि यह जो सिद्धांत है ये अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं की ही व्याख्या करता है, समग्र विशेषताओं की व्याख्या नहीं करता, इसलिए यह एक स्थैतिक सिद्धांत है, गतिशील सिद्धांत नहीं है। इसकी अगली आलोचना में यह बताया गया यह दो देशों के मध्य वस्तु की उत्पादन तकनीक को समरूप मान के चलता है। जो प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो ये मान के चलता है कि सेम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, दो देश कर रहे हैं, जबकि दो देशों के मध्य एक ही वस्तु की उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। आपने पूरे सिद्धांत में परिवहन लागत का कहीं पे कोई जिक्र नहीं सुना, कहीं पे कोई तज़किरा नहीं सुना। तो परिवहन लागतें भी व्यापार को प्रभावित करती हैं, किंतु इस सिद्धांत में परिवहन लागत की उपेक्षा की गई है। ओहलिन कह रहा है कि कारक कीमतों के द्वारा वस्तु कीमतों का निर्धारण होता है, आगे चल के कारक कीमतें ही लागतों को निर्धारित करती हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने ओहलिन का बताया गया यह क्रम उपयुक्त नहीं माना है। साथ ही साथ यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित था, जैसे कि इसकी मान्यता में आप लोगों ने सुना था। तो पूर्ण प्रतियोगिता को हम वास्तविक जगत से नहीं जोड़ के देखते, तो इस सिद्धांत का एक प्रमुख आलोचना में इसको शामिल किया गया कि यह सिद्धांत पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यताओं पे आधारित है, क्योंकि वर्तमान विश्व में कहीं पे भी पूर्ण प्रतियोगिता जैसा दृश्य हम नहीं पाते हैं बाजारों में। तो
तो इस तरीके से आप लोगों ने लगातार सिद्धांतों का अध्ययन किया है कि किस बेसिकली ये जो हिस्सा था हमारा वो अर्थशास्त्र से संबंधित था। आप लोगों ने विभिन्न सिद्धांत पढ़े, विभिन्न सिद्धांतों की आलोचनाएं पढ़ी, और जिसके द्वारा आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन से सिद्धांत हैं इसको समझने में निश्चित रूप से सफल हुए होंगे। अब आपको आज के इस सिद्धांत में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अमृता, मिथिलेश, प्रिंस, सच्चिदानंद, श्रीराम, आज के इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल हम एक नवीन विषय के साथ पुनः आपके सम्मुख इसी समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।